हेलो एवरीवन, दिस इज सीए हरीश वाधवानी ओवर हियर और मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑडिट की स्ट्रैटेजी। सीए इंटर के स्टूडेंट को अगर सबसे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा दहशत अगर किसी सब्जेक्ट की है तो वो ऑडिट की है। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर मोस्टली हर स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है और वहां पे स्टूडेंट का बहुत हालत खराब होता है। कई बार स्टूडेंट तो यहाँ तक बोल देते हैं, यार मेरे को बस 40 नंबर आ जाए, मेरे को पास होना है, मेरे को ऑडिट में ज्यादा स्कोर वगैरह करने का कोई इतना मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना, मेरे को बस एकदम पास कट पे निकल जाओ। एंड मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग एग्जामेशन की पूरी बात करने वाले हैं। क्या एग्जामेशन हम लोग स्कोर कर सकते हैं, क्या एक एवरेज स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, एक एवरेज परफॉर्मर है, क्या वो एग्जामेशन तक के बारे में सोच सकता है, ला सकता है? भाई ला सकता है, कई लोगों ने लाया है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए सर्टिफाइड कॉपीज, और काफी लोगों ने अपने रिजल्ट भी शेयर करी हुई है। आपके दोस्त में भी कोई होगा जिसने फाड़ के स्कोर कर लिया ऑडिट में, ठीक है? सो इट इज एक्चुअली अचीवेबल, इट इज पॉसिबल। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो सोचो भाई, सोचो, उसके बारे में हम लोग ला सकते हैं, ठीक है? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे एक टेबल, एक स्ट्रैटेजी का टेबल मैंने बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे एक प्लान के तरीके से जाएंगे और हम लोग प्रॉपर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि क्या दिन पे क्या टारगेट, कैसे क्या कुछ करना है। एंड वी विल नाउ प्लान फॉर एन एग्जामेशन इन ऑडिट, ठीक है? इस पे जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दो पार्ट्स में मैंने ऑब्वियसली इसको डिवाइड किया क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके से डिजाइन होता है। एमसीक्यू कंटेनिंग 30 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव कंटेनिंग 70 मार्क्स। एमसीक्यू का जो टारगेट मैंने रखा हुआ है, एमसीक्यू में अपने को 80 to 90% लाना होगा। एमसीक्यू 30 मार्क का होता है, एमसीक्यू के 30 मार्क का 80% निकालोगे 24 मार्क आएंगे। उस 30 मार्क्स के एमसीक्यू का अगर 90% निकालोगे 27 आएंगे। मैंने 24 और 27 के बीच का एक नंबर रख लिया। मैंने सोचा यहाँ पे 25 मार्क का टारगेट हम लोग रखते हैं। और भाई यहाँ पे मैंने ऐसा कोई अनयूजुअल और ऐसा टारगेट नहीं रखा है कि ये बहुत दूर वाला और पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आप एक बार के लिए अपने किसी भी फ्रेंड से अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप एक बार पूछो जिसने भी ऐसा 60 प्लस का या 70 का या 80 का स्कोर मारा, एक बार आप उसको पूछो कि ऑडिट में उसने ऐसा क्या किया। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, उसका ओपिनियन होगा उसने एमसीक्यू में फोड़ा है भाई। एमसीक्यू में उसने तगड़ा मार्क्स स्कोर किया है, ही हैज क्रैक्ड एमसीक्यू। तो पहला अगर आपको एक सिचुएशन अपने हाथ में लेनी है तो एमसीक्यू को फोड़ना है अपने को, ठीक है? 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, उसमें 80 to 90% का अपना टारगेट रहेगा और समवेयर हम लोग को 25 के आसपास लेके आना है। यहीं पे आधा गेम कर दिया हम लोग ने, आधे से ज्यादा पूरा मैच अपने हाथ में यहीं पे आ गया। दूसरा डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क का होगा, इसका 50% का अगर मैं टारगेट रखता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे एक एवरेज परसेंट, एक एवरेज मैं स्कोरिंग रख रहा हूँ। बिकॉज मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई होशियार नहीं है, बहुत ज्यादा कोई डाउन साइड पे नहीं है, हर कोई एक एवरेज परफॉर्मेंस रखेगा डिस्क्रिप्टिव में। तो 70 मार्क्स का पेपर लिखोगे, हम उसका आधा कन्वर्ट कर लेंगे तो 35 मार्क्स हम लोग वहां पे लेकर के आ जाएंगे। एंड बाय दैट हम लोग 25 एमसीक्यू का और डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स का ये टोटल अप करके एग्जामेशन के आसपास पहुंचने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। बट मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आपका जो विनिंग शॉट है, जो धोनी वाला शॉट है, वो एमसीक्यू है। जिस टाइम पे आप एमसीक्यू का पेपर लिख रहे हो और आपको फील आ गया कि आपने धोनी वाला विनिंग शॉट मार दिया है, भाई साहब आप एक अच्छे फ्लो में आ जाओगे। एमसीक्यू का टारगेट अपने को क्रैक करना है 80 to 90%, दैट इज 25 मार्क्स इन एमसीक्यू। अब पूरी डिटेल में बात करते हैं कि एमसीक्यू का अगर मुझे टारगेट रखना है 25 मार्क्स का तो क्या करना होगा। तो देखो जी, यहाँ पे मैंने दो बेसिक रूल्स रखे हुए हैं। पहला रूल, यू विल हैव टू अटेम्प्ट द इंटायर 30 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू। देखो पूरा 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ये बहुत ईजी है और ये बोलने की बात नहीं है, बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगर आपको मान लेते 20 मार्क के एमसीक्यू आ भी रहे हैं तो बाकी 10 मार्क का आप जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोल करके आप टिक कर दोगे, ठीक है? तो आपने पहली बात तो पूरा पूरा 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, वरना तो फिर आप टारगेट के आसपास नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा, एंड दैट इज इजी आल्सो एंड इट इज ऑब्वियस आल्सो। बात करते हैं दूसरी की, ये बड़ा डिफिकल्ट है। इंश्योरिंग मैक्सिमम मार्क्स आर, जो भी आपने एमसीक्यू किया हुआ है उसमें से मैक्सिमम जो भी आपने अटेम्प्ट किए हुए सारे के सारे करेक्ट है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट और यहाँ पे आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बिकॉज हम अटेम्प्ट तो कर देते हैं बट वो अटेम्प्ट किया हुआ कितना बैठने वाला कितना नहीं बैठने वाला, ये हमेशा दुविधा में रहती है और रिजल्ट में पता चलता है कि यार 19-20 रफली हो गया अपना रिजल्ट का, ठीक है? अपने को नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है, अपने को इंश्योर करना है मैक्सिमम आंसर करेक्ट। और उसके लिए क्या करना है ये देखो इधर यहाँ पे। नाउ द वेरी फर्स्ट रूल, दैट इज 30 मार्क्स लाना है, इजी है और उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगते हैं। बस उस टाइम पे लास्ट में टिक करके आ जाना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो, इनफैक्ट सारे के सारे ऐसे होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। भाई साहब ऐसे मत करना, ठीक है? कुछ भी करो लेकिन ठोक के आ जाओ। उसके बाद में दूसरा, इंश्योरिंग मैक्सिमम आंसर्स आर करेक्ट। कवर मैक्सिमम सिलेबस, पूरा पूरा सिलेबस। आपको 100% नहीं बोला है मैंने, मैक्सिमम बोला है, ओके? सो माय पॉइंट फॉर यू इज मैक्सिमम सिलेबस। देयर इज नो स्टूडेंट, ना ना कोई रैंकर भी होगा, ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने 80 लाया ऑडिट में कि उसका पूरा ऑडिट का बुक उसका पूरा एकदम बाय हार्ट टाइप्स होगा। नहीं नहीं नहीं, उसने मैक्सिमम देख के रखा हुआ है। कुछ पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो छूट जाते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल, होता है किसी का। दूसरा, मैंने आपको बोला कवर कर लो मैक्सिमम सिलेबस एंड उसको रिवाइज आपने करना है। आप शायद मेरी बात के वजन को समझ नहीं पा रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको मुझे एक स्पेशल तरीके से बताना पड़ेगा। अब आ जाओ भाई साहब, ये है तबाही लेवल की डिस्कशन, पूरा फोकस यहाँ पे, बिल्कुल आसपास कोई भी चीज मत देखो। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स जो भी मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से सुनो। पहला पॉइंट तो बड़ा इजी सा है भाई, यू हैव टू अटेम्प्ट एंटायर 30 मार्क्स, इट इज इजी, नो स्पेशल एफर्ट्स रिक्वायर्ड, ब्ला 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 ब्ला, टिक टिक टिक, यस कर लेंगे, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे उसको।
बात है दूसरे की। तो इंश्योर दैट मैक्सिमम आंसर्स आर करेक्ट सिंस इट इज नॉट इजी। आई एम क्लियरली आस्किंग यू टू कवर मैक्सिमम सिलेबस। रट्टा नहीं मारना है, मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। रट्टा की बात आएगी जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वाले के बारे में गाइड करूंगा। मैं बोलूंगा 70 मार्क का जब डिस्क्रिप्टिव वाला अपने को पढ़ना है उस टाइम पे आपको रट्टा मारना है। लेकिन यहाँ पे आपको बस मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है। देखो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। अगर आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर किया हुआ है तो एमसीक्यू एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे चारों ऑप्शंस होते हैं, और अगर आपने कवर किया हुआ है, आपने टेक्निकली सारी चीजों को समझा है, जाना है एक, और आपको आइडिया है, तो एमसीक्यू के ABCD वाले ऑप्शन देख करके आप वहीं पे कहीं पे अपना आंसर करेक्ट देने की पोजीशन में रहोगे। बट इमेजिन करो वो सिचुएशन जहाँ पे आपने एक हाथ चैप्टर ही छोड़ दिया, या आपने कुछ 4-5 चैप्टर ही छोड़ दिया। अगर आपके चैप्टर छूटे हुए हैं और उस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन बना, दो भी क्वेश्चन बने, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको सारे ऑप्शन ऐसे ही लगेंगे कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट। ये गलती मत करना, बिकॉज वहां पे स्टूडेंट का हमेशा यही हाल होता है कि अरे यार इतना इजी वाला एमसीक्यू था, मेरे को अब लग रहा है कि मैंने तब पढ़ लिया तो तुम याद आता। तो पहली बात, पूरी बुक का दर्शन कर लो। कवर मैक्सिमम सिलेबस, दैट इज द टारगेट। एमसीक्यू के लिए आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस ही कम है, मतलब सिलेबस का कवरेज ही कम है, मतलब आप वहां पे एक प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। चलो जी, मैंने ये बात तो आपसे कर ली कि मुझे रट्टा नहीं चाहिए। फॉर एमसीक्यू क्रैक करने के लिए मुझे रट्टा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं, मैं देख करके अपना करेक्ट ऑप्शन चुन पाऊंगा। मुझे कवर करना है मैक्सिमम सिलेबस। लेकिन उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे आती है कि एक बार अगर आप रीड करके छोड़ दो तो फिर उससे कोई भी आपका काम बनने वाला नहीं है। आपने उस चीज को बार 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 रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। मैंने री रीडिंग नहीं बोला है, री अंडरस्टैंडिंग नहीं बोला है। मेरी बात समझो। अगर आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ चैप्टर पढ़ा हुआ है, अब वो पूरा कंटेंट आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। अब जो चीज आपके दिमाग में ऑलमोस्ट अब फ्रेश है, आपको 2 दिन पहले ही पड़ा हुआ है, वो वापस अगर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो वो हो जाता है रिविजन। विजन के सामने वापस वो चीजें आ जाना, दैट इज रिविजन। अज्यूम करो ऑन दी अदर हैंड आपको कोई चैप्टर पढ़ के 20 दिन हो गया। अब 20 दिन के बाद जब आप उठाओगे तो 20 दिन के बाद में उठाने के टाइम पे, एक सेकंड, 20 दिन के बाद में उस कंटेंट को उठाने में आपको यहाँ पे दिक्कत ही आने वाली है कि आपका जो भी कंटेंट पड़ा हुआ था वो आपके दिमाग से निकल गया। एक बार चीजें जो पड़ी हुई थी वो इवेपोरेट हो गई, दिमाग से गायब हो गई, दिमाग से डेटा निकल गया। अब जब आप वापस लेके आ जाओगे ना तो आपको चीजें याद ही नहीं होंगी। उस टाइम पे आपको वापस से पूरा पूरा लाइंस रीड करना पड़ेगा, री रीड करना पड़ेगा। कई बार आप बिल्कुल ही उसका कनेक्शन छूट गया आपका, तो आपको वापस से पूरा अंडरस्टैंडिंग बिठाना पड़ेगा, सारे लॉजिक बिठाना पड़ेगा। वो री रीडिंग होती है, वो री अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज नॉट इफेक्टिव। अगर हमको क्रैक करना है तो मुझे रिविजन रखना है, और ये आपकी ड्यूटी है, ये स्टूडेंट की ड्यूटी है कि एक चैप्टर उसने पढ़ा हुआ है, अब वो चैप्टर उसके दिमाग में जब तक फ्रेश है उसके बाद उस रीजन में ही वापस से उसको वो एक बार देख ले। ये स्टूडेंट की ड्यूटी है, उसको कब कौन से चैप्टर को रिवाइज करना है बिफोर कि वो उसके दिमाग से भूल जाए, बिफोर वो मतलब भूलने के पहले ही उसको वापस से लेकर के वो अपने दिमाग में उसको वापस से रिफ्रेश कर ले। दिस इज द रिविजन। और ये रिविजन एक बार से नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको चीजों को फ्रेश रखना है, तो आपको हर 2-4 दिन के अंदर, हर 2-4 दिन के गैप के अंदर चीजों को रोलिंग करके आपको यहाँ पे मल्टीपल रिविजन करना होगा। सो इफ आई वर टू से व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन इज इंस्टेड मल्टीपल रिविजन एंड नॉट अ सिंगल रिविजन। अब इसको भी और फिल्टर्ड वर्जन में लेकर के जाऊं तो अगर आपने पूरी पूरी बुक पढ़ने का वापस से बीड़ा उठा लिया है कि मेरा 2 चैप्टर पढ़ के हो गया था, मैं वापस से पूरे 2 चैप्टर का एक एक लाइन जाके पढ़ने वाला हूँ, वो गलत है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको रिविजन करने में ही एक चैप्टर को 2 घंटा जाएगा। नॉट एडवाइजेबल, नॉट एडवाइजेबल, कंप्लीटली नॉट एडवाइजेबल। आपको चीजों को इतना शॉर्ट करके लेके आ जाना है कि आपको रिवाइज करने में, एक चैप्टर रिवाइज करने में करीब करीब 20 मिनट लगे, उस तरीके से लेके आ जाओ। और ये 20 मिनट में रिवाइज हो सकता है ओनली व्हेन यू आर यूजिंग द रिविजन स्ट्रेटेजी अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स। आपका पूरा कंटेंट जो आपने बनाया हुआ है, पढ़ते चलो। एक दो रीडिंग का तो छोड़ दो, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दो। दोस आर द कीवर्ड्स। बेटर होगा कि आप हाईलाइट करने के बाद में उसको मार्जिन में भी लिख दो। और उससे भी बेटर वर्जन होगा जो रैंकर्स स्ट्रैटेजी होती है, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 80 वगैरह स्कोर किया हुआ है, वो बेटर ऑफ एक बुक बना देते हैं, स्पेसिफिक बुक, जो उनकी खुद के नोट्स होते हैं, सेल्फ नोट्स होते हैं, समरी नोट्स होते हैं। वो नोट्स के अंदर एक पेज पे वो सारा का सारा कीवर्ड्स लिख करके चीजों को वहां पे फाइनली रख देते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट बुक या मॉडल देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही चीजों में देख करके जाते हैं। एक पूरे आंसर को वो लोग 6 लाइन के अंदर पूरा क्रंच कर देते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम उनको बस वो 6 लाइन का कंटेंट रीड करना है, और वो 2 वर्ड से उनको पूरा आंसर याद आ जाता है, 2 वर्ड से पूरा आंसर याद आ जाता है। ऐसे सारे की वर्ड्स को उनको याद करना है, और कीवर्ड्स को मल्टीपल रिवाइज करना है। इन दैट केस अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे रिवाइज करने के लिए बैठे हो, तो 1-1.5 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यू कैन कवर इनफैक्ट 3 चैप्टर्स का आप रिवाइज कर सकते हो, 3 से 4 चैप्टर का रिवाइज करते हो, डिपेंडिंग करते हो कितना बड़ा चैप्टर है और क्या कुछ है। ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको एक दिन में कई बार रिवाइज करना है, कभी ऑडिट किया, फिर और किया, फिर ये किया, वो किया। तो रिवीजन के लिए, मल्टीपल रिवीजन के लिए जितना छोटा कंटेंट होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और एग्जाम के दिन पे भी आपको बहुत कम डेट टाइम मिलता है, वो 1.5 दिन ना एकदम से उड़ जाते हैं, तो आपको बहुत
कम डेटा फटाफट से देखने का रहेगा, तो उस केस में मल्टीपल रिवीजन अलोंग विद द कीवर्ड्स, दैट इज द बेस्ट सोर्स, दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर इट। अब मैंने 3 चीजें जो आपके लिए फाइनलाइज कर दी, मैं आपको बता दूं। अटेम्प्ट करना इंटायर 30 मार्क्स का, उसमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उसमें बस आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना है, नो स्पेशल एफर्ट्स रिक्वायर्ड। दूसरा, आपको कवर करना है मैक्सिमम सिलेबस, और तीसरा, बार 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 उसको रिवीजन करो, वापस से विजन के सामने लेके आ जाओ, भूलने से पहले लेकर के आ जाना और यूज करना कीवर्ड्स। इससे आपकी कहानी आसान होगी, कम टाइम में पूरे पूरे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, 2 से 4 चैप्टर एक ही दिन में रिवाइज कर पाओगे, दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर इट। अब जाते हैं पूरी एमसीक्यू के बारे में, मैंने आपको खोल खाल के पूरी जानकारी दे दी, मेरे जो ग्रीन हाईलाइटेड वाले टिक्स हैं वही आपको करना है, वही बेस्ट वे है करने का। अब मैं आपको जाकर के बता देता हूं कि डिस्क्रिप्टिव वाले सेट में हमको अगर फोड़ना है तो कैसे क्या कुछ करना है। वी हैव टारगेटेड एमसीक्यू 25 मार्क्स का, ये चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का हमारा टारगेट है 50%, मतलब जितना भी मैंने डिस्क्रिप्टिव मार्क्स का लिखा हुआ है उसका मुझे आधा लेकर के आना है, 35 लेकर के आना है, तो क्या कुछ करना होगा। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव में ना आपके पास में 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन, दूसरा होता है केस टाइप का क्वेश्चन। केस दिया जाता है और उसके ऊपर आपको एनालाइज करके कुछ चीजें बतानी होंगी। बेटर होगा अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पहले अटैक करें। तो आपने काम करना है, अपनी जो भी मॉड्यूल अगर आप रेफर कर रहे हैं, बिकॉज मॉड्यूल इज द बेस्ट सोर्स व्हिच आई बिलीव। तो कई बार प्रोफेसर जो आपको क्लासेस के नोट्स देते हैं तो वो भी मोर और लेस मॉड्यूल से ही बनाते हैं, और वही करना भी चाहिए। तो आपके पास में मॉड्यूल का या जो भी बुक का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा, उसके अंदर वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना दो। कई बार ऑथर या क्लासेस के जो प्रोफेसर होते हैं वो पूरी लिस्ट वगैरह लाइन से सारे क्वेश्चन डाल के देते हैं। सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्ट क्वेश्चंस और उसको सबसे पहले थरो करो। और यहाँ पे स्पेशली आपके पास जो भी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाजू में आपने आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये पिछले चार आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपने वहां पे नंबरिंग कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मई 2022 में पूछा गया था, तो M22 लिख दो। फिर एक क्वेश्चन है जो कि नवंबर 2022 में आया था, फिर वही क्वेश्चन वापस से मई 2023 में भी आपको देखने को मिला था। तो ऐसे करके आपने उसके बाजू में ये तीनों सीरीज लिख देनी है। अब ये आपने कहाँ पे देखा था, मई 22 में कहाँ पे आया था, अज्यूम करते हैं ये आरटीपी में आया था तो आर लिख दो। अज्यूम करते हैं कि ये नवंबर 22 में जब आया था तो एमटीपी में आया था तो एम लिख दो, और मई 23 में जब आया था तो ये एग्जाम में आया था तो ई लिख दो। इस तरीके से आपने डिकोडिंग करके उस वाले क्वेश्चन को डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कितनी बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। एंड मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने इन चीजों को थरो तो करना है, लेकिन मेरा जो टारगेट और मेरी हमेशा से एडवाइस ये होती है, भाई साहब आपने कीवर्ड्स या फिर ये कहूँ टेक्निकल वर्ड्स। देखो, ऑडिट वगैरह के पेपर में अगर आप ऑडिट का पेपर लिख रहे हैं तो एग्जामिनर हमेशा से आपसे एक्सपेक्ट करना चाहेगा टेक्निकल वर्ड्स, जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, ये सारे वर्ड्स। तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिकली टॉलरेबल रिस्क वैसे वगैरह जो होते हैं, वो ऑडिट के टेक्निकल वर्ड्स हैं, वही यूज करना। और की वर्ड्स है, ये सारी चीजें आपने यूज करनी चाहिए। एंड ये चीज को रट्टा मारो, ये वो टाइम आ गया जब मैं आपको बोल रहा हूँ रट्टा मारो। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पूरा पूरा लिखना है भाई, 1 पेज लिखना है, तो आपके दिमाग में चीजें याद होंगी तभी तो आप लिखोगे। तो डेफिनेटली कोई रास्ता नहीं है, हर कोई आपको यही एडवाइस करेगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको रट्टा मारना चाहिए। लेकिन 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 मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके जाना है कि स्टूडेंट पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा फुल सेंटेंस, पूरा फ्रेजेस को वो रट रहे हैं, तो एक दिन में वो सिर्फ 3 ही पेज याद कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा पैराग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं, पूरे सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को याद कर रहे हैं। अगर आप भी ये वाली गलती कर रहे हैं तो भाई प्लीज सुधर जाओ, क्योंकि लास्ट डे पे आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप पूरा पैराग्राफ रीड करके, बोल के, आंख बंद करके, ऐसे करके याद कर पाओ, वो नहीं होगा। लास्ट डे पे आपको आंखों के सामने बस वो अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए या की वर्ड या टेक्निकल वर्ड है, उनको बस आपको रफली स्कैन करके जाना है। ऐसा करके जाना है कि एक चैप्टर आपका आधे घंटे में होता है, इफ नॉट 1 आवर। अगर 1 आवर भी लगता तो ठीक है, अच्छे से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको आधे घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर के ऊपर रुकना नहीं चाहिए। आप, मैं 1 घंटा में बोल रहा हूँ, जब आप एग्जाम के दिन पे बैठोगे ना तो कई बार कोई चैप्टर 2 घंटे में चले जाते हैं। ओके, सो आप एक फ्लैट रखो, एक एवरेज टाइप का चैप्टर जो होता है उसके लिए 1 घंटा अपने को लेना है एग्जाम के दिन पे। आज अगर आप उसको 1 घंटे में कर पाओगे तब तो ना एग्जाम के दिन आप उसको 1 घंटे में कर पाओगे। अगर आप उसको रिवाइज करने बैठते हो और आप बोलते हो मैं दोपहर को 3 बजे रिवाइज करने बैठा, 6 बजे मेरा रिविजन खत्म हुआ एक चैप्टर का, तो अगर आज ही आपको 3 घंटा लग रहा है तो एग्जाम के टाइम पे तो और प्रेशर होता है, वहां पे आप घबरा जाते हो, कई बार भूलने लगते हो और वो टाइम ज्यादा चला जाता है। तो आज जो टाइम लगेगा वही रेप्लिका बनेगा आपका एग्जाम के दिन का, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एग्जाम के लिए सारी प्रिपरेशन आज से ही करके चलो। फ्रीक्वेंट रिवीजन आपको करना है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। रिवीजन भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और रिवीजन मैंने आपको वापस बोला, जब तक आपके दिमाग में चीजें फ्रेश हैं, वापस से आप अपनी आंखों के सामने लेके आ जाओगे, दैट इज रिवीजन। भूल गए और वापस से अगर वो चैप्टर उठा रहे हो, दैट इज नॉट रिवीजन, दैट इज री अंडरस्टैंडिंग, दैट इज री रीडिंग, और उससे कुछ बनने वाला नहीं है। लोगों ने यहाँ पे तबाही लेवल स्कोर किया हुआ है ओनली विद द हेल्प ऑफ रिवीजन एंड नॉट 1 और 2 फ्रीक्वेंट रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। लोग रैंक नहीं आने वाला था बट बहुत ज्यादा रिवाइज करते 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 वो रैंक की लिस्ट में पहुंच जाते हैं, या फिर फेल होने वाले थे और उनका रिवाइज करते करते सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया और वो पास हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपकी रिजल्ट चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिवीजन दैट यू गो फॉर।
ये थे डायरेक्ट क्वेश्चन की कहानी। अब अगर आपसे बात करूं केस टाइप क्वेश्चंस की, तो देखो केस टाइप क्वेश्चंस के सॉल्व करने के पहले तो आपको प्रोविजंस को तगड़ा करना पड़ेगा, आपको प्रोविजन समझना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोविजन है उसके ऊपर ही केस बनाया जाता है। अब प्रोविजन को तगड़ा तो कर लो एक बार के लिए, पूरी कहानी समझो कि प्रोविजन बोलना क्या चाह रहा है, एक बार के लिए वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अपना फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ये बन जाता है, ऊपर के जो लास्ट 2 पॉइंट्स है उनको फॉलो करो। मतलब जैसे ही प्रोविजन तगड़ा हो जाएगा उसके अंदर आपने निकालने हैं सारे कीवर्ड, सारे टेक्निकल वर्ड्स, और कीवर्ड और टेक्निकल वर्ड्स को रट्टा मारना है, और उन्हीं सारी चीजों को आपको वापस से रिवाइज करते करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोविजंस की मदद में आगे जाकर के चीजों को क्लियर करना होगा। अब आप स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सर केस टाइप क्वेश्चंस के लिए हम लोग को आरटीपी एमटीपी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है क्या? तो देखो आरटीपी एमटीपी के अंदर जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो केस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, बट मोस्ट केसेस में इंस्टीट्यूट की ये प्रैक्टिस होती है कि वो केसेस को रिपीट नहीं करते। तो उनको अगर एक कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 500 ऐसे 250 कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग उनको अगर आपसे टेस्ट करना है तो वो आपको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार केस बनाएंगे, और वो एग्जाम में एक बार उन्होंने चेक कर लिया, अज्यूम करते हैं मई 2021 के एग्जाम पेपर में उन्होंने आपसे चेक कर लिया। अब अगर वापस वो पूछना चाहते हैं ऐसे 500 के ऊपर ही सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार नया केस डिजाइन करेंगे, वही केस को रिपीट मोस्ट केसेस में नहीं किया जाता है, लक अच्छी होगी तो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में एक फ्रेश केस बनाने का इंस्टीट्यूट का चेष्टा रहता है। एडवाइजेबल होगा कि आप एक बार के लिए देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको केस टाइप के आंसर को। अब मेरी नेक्स्ट एडवाइस आपसे यही है, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आपका केस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कहानी बैठेगी। अगर कोई बंदा बार बार फेल हो रहा है या ऑडिट में उसके लो मार्क्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका केस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सिस्टम है उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसके बाद एक सेपरेट पॉइंट बना करके बस यही बोला, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है केस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये वाली वीडियो के अंदर मुझे एक चीज डिस्कस करनी थी, लेकिन यहाँ पे मैं उसको कवर अप नहीं करूंगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। मेरे को एक बार के लिए आपको ये भी बताना था कि केस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर उन लोग की क्या मार्किंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, ये 4 मार्क, 1 मार्क, ये 2 मार्क अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी बात करनी है अपने को। और अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपको स्कोर करना है, पूरे 5 मार्क चाहिए, तो उसमें किस तरीके से वो लोग एक एक आधा आधा मार्क आपको देते हैं, मैं हर एक चीज आपको खोल खोल के डिस्कस कराऊंगा। नॉट इन दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि यार इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा। तो मेरा नेक्स्ट जो सेट बनने वाला है ऑडिट का, उसमें सारी ऑडिट की 4 पॉइंट्स, आंसर राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑडिट की क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कर दूंगा। एक क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन को आपको रफली 1-2 क्वेश्चन उठा करके बता दूंगा उसके अंदर क्या कुछ है। इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स एंड टेक्निकल वर्ड जो पेपर में लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, एंड हाउ टू मेक समरी नोट्स, ये सब कुछ एक नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अभी इसको क्लोज करने की बारी आ रही है। केस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको बचाएगा जब आप केस टाइप के क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं तो। एंड बिफोर आई कंक्लूड, आई एम नाउ गिविंग यू द लास्ट सेट ऑफ डेटा बिफोर आई गिव यू द गुड बाय थिंग। डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो भाई साहब उसके अंदर सबसे पहली बात आपको देखने हैं कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड्स को मैं बोल रहा हूँ रट्टा मारो। यस, वो टाइम आ गया जब मैं आपको बोल रहा हूँ रट्टा मारो। एमसीक्यू में मैं बोल रहा था मत करो, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा अपने को रट्टा मारना पड़ेगा। केस टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रोविजंस को देखना पड़ेगा, प्रोविजंस को तगड़ा करो, प्रोविजंस के अंदर के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो और फिर उनको रट्टा मारो। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को रट्टा मारने के लिए तो कह ही रहा हूँ, बट मैं साथ में कई बार आपको ये भी बोलता रहता हूँ कि टेक्निकल वर्ड्स को भी आपने भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल वर्ड से आपके आंसर का जो वजन पड़ता है वहीं पे वो पेपर चेकर एक बार के लिए अज्यूम कर पाता है कि इसको ऑडिट कितनी अच्छी तरीके से आता है, इसने मॉडल कितनी अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो स्पेसिफिकली ऑडिट के जो वर्ड्स होते हैं, टॉलरेबल रिस्क और एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट और ये सारी चीजें जो होती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्लानिंग, ये सारे वर्ड अपने प्रॉपरली यूज करने चाहिए इन योर आंसर। और फाइनली टू गिव यू द गुड बाय थिंग, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन 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 मत भूलना भाई साहब। रिवीजन आपके स्कोर को 2x कर सकता है, 3x कर सकता है, 4x कर सकता है। ठीक है, रिवीजन ही वो सिनेरियो जहां पे आपकी चीजें बच सकती हैं। एंड सेम इज द सीन विद राइटिंग प्रैक्टिस। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको 2x 3x 4x आपके स्कोर के अंदर डिफरेंस दिखने लगेगा। इतना वो इम्पैक्ट करता है रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस। अब कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो 5 चैप्टर्स हैं, जिनके 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मेरे को आपको शुरू से बताना था, मैं वो अभी बताना पड़ेगा क्योंकि आपको ये वाले चैप्टर्स बड़े मस्त लगेंगे। इन्हीं से आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी है। तो एक बार के लिए वो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं जहां से आपको अपनी ऑडिट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको बताने के लिए मैंने आपको शुरू से रुका करके रखा था। भाई साहब ये वाले वो चैप्टर्स हैं जो बड़े मस्त हैं, इजी हैं, इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से एक सीए इंटर स्टूडेंट को अपनी ऑडिट की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, ऑडिट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। देखो इन 5 चैप्टर्स के बारे में आपको ये बात बता दूं कि सबसे पहली बात ये इजी है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट उसको सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करने जाता है तो भी उसको समझ पाता है। कई बार कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट को जब इनके लिए
क्लास की मदद उनको लेना फील भी नहीं होता है, कई बार वो खुद से ही इस बात को हैंडल करवाते हैं। ये वो वाले चैप्टर्स हैं। तो आप क्या इसको खुद से मैनेज कर पाओगे? आंसर इज यस, आप कर पाओगे। इनफैक्ट यही वो चैप्टर्स हैं जिससे आपको मोमेंटम आता है, मोमेंटम आता है, स्विंग आता है, आपको एक फील आता है, आप ऑडिट के फ्लो में आते हो। मोमेंटम और स्विंग का मतलब वो कि आप ऐसे समझो कि अगर कोई झूला व्यक्ति झूलना चाहता है, और अगर झूला झूलना चाहता है तो सबसे पहले एफर्ट मारना पड़ता है कि वो झूले को एक मोशन में लाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं स्विंग में लाना पड़ेगा। पीछे से जब कोई उसका दोस्त या जो भी रिश्तेदार या जो भी पर्सन है वो धक्का देगा, तब जाकर के वो एक स्विंग में आता है। और जैसे ही स्विंग में आ जाता है भाई साहब, उसके बाद में कोई जरूरत नहीं है किसी के भी पुश की, किसी के भी हेल्प की, वो उस फ्लो में आ जाएगा। इसके बाद में आपको ये 5 चैप्टर्स में जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल मोर एंड मोर गेट इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग। और उसके बाद में डिफिकल्ट चैप्टर्स आप उठा पाओगे। चैप्टर इन माय ओपिनियन इन पांचों में से कुछ भी उठाओ, प्रेफरेबली ये न्यूमेरिकल सीरीज में ही चले जाना, मस्त मजा आने लगेगा। इनको करना कैसे, आपने मैंने ऑलरेडी जो ऊपर बातें बताई वही फॉलो करना। मतलब पहले एक मस्त प्लेन रीडिंग लेना, उसके बाद में इसके अंदर की जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको और भी अच्छे से सेकंड टाइम रीड करो, और रीड करते टाइम उसमें से सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, मार्क करो। अगर प्रेफरेबली बनता है तो मार्जिन में लिखो, और अगर उससे भी बेटर आपको लग रहा है तो आप एक सेपरेट कॉपी बना दो। अब ऐसे केस में आपने क्या किया, अपने पूरे डेटा को क्रंच करके एक सेपरेट फाइल में बना दिया, एक सेपरेट बुक में बना दिया। इससे आपकी 1.5 दिन की प्रिपरेशन तैयार हो जाएगी। जो आप एग्जाम के एक दिन पहले वाला 1.5 दिन वाला पॉइंट बना रहे हो वो भी रेडी होता चलेगा। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिवाइज, प्रेफरेबली रिवाइज फ्रॉम द मार्जिन में जो आपने कीवर्ड्स लिखे हुए या फिर जो हाईलाइट किया हुआ है, या फिर वो जो बुक के अंदर आपने लिखा हुआ है, इसी से आपका प्रॉपर तैयारी चालू हो जाएगा। ये 5 चैप्टर्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले करो, फिर इसके केस टाइप के क्वेश्चंस वो आप किसी भी ऑथर की बुक में फाइंड आउट कर सकते हो, मॉड्यूल में फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आपके क्लास के जो टीचर है उन्होंने इसके केस टाइप क्वेश्चंस भी डाले होंगे प्लीज एग्जाम। देन गो फॉर द अदर चैप्टर्स जो कि आपको एक प्रॉपर फील लाएंगे ऑडिट का। उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज नाउ यू आर इन द राइट मोशन विद दिस स्ट्रैटेजी जो अभी हमने डिस्कस करी। अगर आपकी प्योरली 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 एकदम प्यार से पूरा इसको प्रॉपर डेडिकेटेडली आप अगर फॉलो करेंगे, आई कैन बेट ऑन दिस दैट यू विल स्कोर 60+ ऑन इन योर अपकमिंग ऑडिटिंग एग्जाम। जो भी आपका सीए एग्जाम है उसमें ऑडिट में आप स्कोर कर पाएंगे। यू हैव टू कमेंट इन द सेक्शन जब आप स्कोर कर पाएंगे। So for this, I mean, this discussion is now ending, and I sign off thing भाई साहब, मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा बहुत जल्दी with some other strategy videos just like this। मैं लॉ के लिए बना दूंगा, एफएमएसएम के लिए बना दूंगा, मोर इम्पोर्टेंटली टैक्सेशन भाई साहब, मोस्ट dreadful and also loved ones at times, that is taxation, DTI, आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी विद रिस्पेक्ट टू फाइनल लेवल की टीचिंग, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को मजा आने लगा और मुझे और भी असाइनमेंट्स मिले इंटर के। अब मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग द चैनल, अब उस पर डेडिकेटेडली फोकस कर रहा हूँ, कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Till then, stay tuned to this channel. All the very best, and trust me on this, you are getting on the right track. आपको ऑडिट में 60+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? Till then, take care.